बच्चों, आज मैं आपको आईएस सॉलिडियम कर्व के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन हमारा पहला टॉपिक है आईएस कर्व। बच्चों, आईएस कर्व किसे कहते हैं उसको जानने के लिए मैं एक तो कर्व बना रहा हूं, और उस कर्व से हम आईएस कर्व को पहचान सकेंगे। यहाँ पर बच्चों हम ले रहे हैं इंटरेस्ट, और यहाँ पे ले रहे नेशनल इनकम। ये हमारी आईएस कर्व है। तो आईएस कर्व स्लोप डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। तो इसमें अगर हम कोई पॉइंट ले लें, मान लो एक पॉइंट इधर लिए, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, अगर हम इसको मिला दें, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड पॉइंट। ये हमारी ए, ये हमारी बी, ये हमारी सी, ये हमारी R1, R2 और R3, Y1, Y2 और Y3। ये हमारी आईएस कर्व है, जो हमें ये बता रही है कि जब इंटरेस्ट आपका R1 है तो आपका देश में नेशनल इनकम Y1 है, और इंटरेस्ट आपका जैसे जैसे फॉल हो रहा, आपका नेशनल इनकम बढ़ता जा रहा। यानी कि आईएस कर्व हमेशा आपको दो ही चीज बताएगा बच्चों। एक बताएगा इंटरेस्ट किस तरीके से, मतलब इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है नेशनल इनकम के ऊपर। तो इनवर्स इफेक्ट डाल रहा बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर आईएस कर्व का डिफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं। तो बच्चों, पहले हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एग्जाम में डेरिवेशन मांग रहा है तो पहले हम आईएस कर्व के बारे में कुछ टीचर को उसकी मीनिंग बता दें। तो आईएस कर्व सो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन of rate of interest, जिसको हम R कहते हैं, एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जिसको हम Y कहते हैं, at which goods market are equilibrium। यानी कि ये हमेशा एक ही बताएगा कि गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। तो आईएस कर्व जो है ये अप्लीकेबल है ओनली फॉर गुड्स मार्केट, यानी कि अप्लीकेबल है कमोडिटी मार्केट में, और ये हमेशा आपको मदद करेगा कमोडिटी मार्केट का इक्विलिब्रियम का पता लगाने के लिए। तो आप ये चीज जरूर नोट कर लेना पहले कि आईएस कर्व show the different combination of rate of interest and level of national income at which the goods market are in equilibrium। पहले ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों डेरिवेशन की तरफ। अब डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए डेरिवेशन करने के लिए हम लोग के सामने जो दिया गया है
वो इस तरीके से है कि आईएस कर्व को डिराइव करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्लानेट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहिए। यानी कि आईएस कर्व में पहला जो है, अगर उसको ड्राइव करना चाहते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना होगा। तो उसको जानने के लिए हम लोगों को एक तो कर्व बनाना होगा, और ये कर्व के जरिए हम लोग जान सकते हैं क्या रिलेशन है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ हम कुछ पॉइंट ले रहे हैं। बच्चों, R1, R2, R3, इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2 और इन्वेस्टमेंट 3। बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, आपका इंटरेस्ट का रेट फॉल हो रहा, तो आप क्या देख रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो इंटरेस्ट है उनका जो रिलेशन है इन्वेस्टमेंट के साथ, वो इनवर्स है। इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट का रेट फॉल होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को लोन सस्ता में मिलेगा, फर्म को लोन सस्ता में मिलेगा तो वह इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ये जान लिए कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में अगर फोकस देना है तो इनके बीच रिलेशन क्या है। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आर इन्वर्सली रिलेटेड। इन लोग का रिलेशन अपोजिट है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ती है तो हमारी प्लानेट इन्वेस्टमेंट घट जाती है। इसको हमने लिख दिया वाइस वर्सा, यानी कि जब बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट घटता है और इंटरेस्ट घटता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमिक्स में हम लोग जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में दो कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस आई। सी प्लस आई। अब यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो दो सेक्टर इकोनॉमिक्स में हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है सी प्लस आई। तो रिजल्ट क्या होता है कि जब इंटरेस्ट का रेट फॉल होता है तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। अब पूछिए सर, एग्रीगेट डिमांड काहे बढ़ेगा? देखिए थोड़ा ध्यान से, इंटरेस्ट का रेट फॉल हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा, बढ़ रहा। और इन्वेस्टमेंट किसका हिस्सा है? एग्रीगेट डिमांड का। तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाता है। उसके रिवर्स में अगर आपका इंटरेस्ट बेटा बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आपका घटेगा। इन्वेस्टमेंट घटेगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी ऑटोमेटिक घट जाएगा। यही बात हम यहाँ बताना चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका क्या हो रहा, फॉल हो रहा, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा, बढ़ रहा। उसी तरह व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। बच्चों, इन्वेस्टमेंट घटेगा तो जाहिर है एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, इकोनॉमिक्स का फॉल हो जाएगा। अब चलिए आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा। तो हम लोग इसका एक समेशन निकाल लिए, और ये हम जो फार्मूला लिख रहे हैं इसको आप जरूर वर्ड में लिख देना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज। उसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट
बच्चों अब हम लोग इसको एनालिसिस करें तो इंटरेस्ट अगर फॉल हो रहा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा तो डिमांड बढ़ रहा, डिमांड बढ़ रहा तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा। इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है और डिमांड भी कम हो रही है, तो इनकम भी क्या हो रहा, कम हो रहा। तो कुल मिलाकर एक वर्ड में हम बताएं कि जो इंटरेस्ट है वो इनकम के ऊपर इन्वर्स रिलेशन डाल रहा है। देखो समरी में मैंने लिया इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगी तो नेशनल इनकम घटेगा, और इंटरेस्ट घटेगी तो नेशनल इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ इन्वर्स रिलेशन है आर और वाई के बीच में। आईएस कर्व जो हमारी होगी वो रिलेटेड टू डिफरेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आईएस कर्व नेशनल इनकम के डिफरेंट इक्विलिब्रियम के बारे में बताएगी एट वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर विल बी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, वाइस वर्सा। ये तो आपने सीख लिया वहां से कि इंटरेस्ट का रेट जितना कम होगा नेशनल इनकम उतना ही ज़्यादा होगा, और इंटरेस्ट का रेट हाई होगा तो नेशनल इनकम कम होगा। अब बच्चों हम लोग ड्राइव करेंगे, आईएस कर्व। आईएस कर्व को ड्राइव करने के लिए हम लोगों को 4 पैनल बनाना होगा। ये है पैनल ए, ये है पैनल बी, और ये है पैनल सी, और ये है पैनल डी। तो पहले पैनल ए के बारे में बात करते हैं। हमने लिखा पैनल ए में हम लोग मेजर करें रेट ऑफ इंटरेस्ट को वर्टिकली, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम वर्टिकली मेजरमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट को हॉरिजॉन्टली, और इन्वेस्टमेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट कर रहे हैं। यानी कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं पैनल ए में, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। वी प्लॉट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन आई बराबर एफ आर, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट, तो आई बराबर एफ आर लिख दिए हमने। इट्स स्लोप डाउन, देखो ये नीचे से ऊपर आ रहा, ध्यान से देखो, ये नीचे से क्या हो रहा, ऊपर आ रहा, सॉरी नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो स्लोप डाउनवर्ड है। और स्लोप डाउनवर्ड का मतलब है कि ये इनवर्स रिलेशन बता रहा है, ये इनवर्स रिलेशन बता रहा है किसके किसके बीच, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच, राइट। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फॉल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे फॉल होगा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। अब पैनल बी में आते हैं, तो पैनल ए टीचर को कंप्लीट कर दिए। अब पैनल बी में आते हैं, तो पैनल बी में भी मेजर्स वर्टिकली सेविंग, तो हम लोग यहाँ वर्टिकली मेजरमेंट कर रहे सेविंग को, और इन्वेस्टमेंट को मेजरमेंट कर रहे हॉरिजॉन्टली। वी ड्रॉ 45 डिग्री लाइन। अब हम लोग यहाँ पर एक 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो हमें बताता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। क्या कि 45 डिग्री लाइन जो बेटा, ये हमारी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों की इक्वालिटी बताती है। तो यानी कि इस पॉइंट में जितना सेविंग होगा उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा। अब आते हैं पैनल सी में। पैनल सी में हम लोग ड्रॉ कर रहे सेविंग फंक्शन कर्व, यानी कि पैनल सी में हम लोग सेविंग फंक्शन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ये अपवर्ड राइजिंग है, यानी कि सेविंग हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बता रहा है कि सेविंग और इनकम जो है ये लोग डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी कि पैनल सी में आप देखिए, पैनल सी में आप ध्यान से देखिए, आपकी सेविंग कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा तो ये बता रहा है कि इनकम बढ़ने से सेविंग क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, इसलिए अपवर्ड सेविंग है, अपवर्ड राइजिंग है। पैनल डी में आते हैं। पैनल डी में हम लोग क्या देख रहे हैं, पैनल डी में हम लोग ड्राइव कर रहे आईएस कर्व।
पैनल डी हमारा मेन पॉइंट है। पैनल डी हमारा आई एस कर्व ड्रॉ करने का पॉइंट है। नाउ टू ड्रॉ द आई एस कर्व वी स्टार्ट द इंटरेस्ट रेट R1। अगर हम आई एस कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमको इंटरेस्ट रेट सबसे पहले लेना पड़ा R1। अब पैनल डी जो है, पैनल डी, इसमें हम लोग आई एस कर्व ड्रॉ करेंगे। तो हम आई एस कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको इंटरेस्ट रेट R1 लेना होगा। तो ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट का रेट R1 है, ये मेरा पहला पॉइंट है। अगर इंटरेस्ट का रेट R1 है डी में, तो उसको आप मिलाइए किसमें, पैनल ए में, विच इज हायर इंटरेस्ट रेट, यानी कि R1 जो मेरा हायर इंटरेस्ट रेट है। अब इसको हम लोग सेट करेंगे। यहां तक आप नोट कर लीजिए पहले। मम्मी थोड़ा बोतल दो ना पानी। जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो लोअर है और वो है I1। आप इस पॉइंट में देख सकते हो। ये कॉरस्पॉन्डिंग टू पैनल बी, ये आप बी में देखोगे। यानी कि अभी आपने सबसे पहले इंटरेस्ट रेट R1 माना, वो पैनल डी में माना। R1 जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पैनल डी में, पैनल ए में आप कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो है I1। और सेविंग देखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। और वो पैनल बी में अगर हम जाए, पैनल बी में हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है, पैनल बी में ये वाली पॉइंट जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, बराबर है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट और इक्वल है एट द नेशनल इनकम Y1। और उस वक्त आपका नेशनल इनकम जो है वो है Y1। आस्ते बेटा, तो नेशनल इनकम Y1 मिल जा रहा। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वी गेट द पैनल ए इन पैनल डी, वी गेट पैनल ए इन पैनल डी। जाने कि हमको पहला पॉइंट मिला ए और ये पैनल डी में दिखाई दे रहा है। ये है हमारा पहला पॉइंट आई एस कर्व ड्रॉ करने का। तो स्टोरी यहीं से शुरू हुआ बच्चों कि इंटरेस्ट का रेट अगर R1 है तो कॉरस्पॉन्डिंग में इन्वेस्टमेंट है I1। और ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है और ये लोअर इन्वेस्टमेंट है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम ये देख रहे हैं बी में कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। और इस पॉइंट में आपका नेशनल इनकम है Y1। अब बेटा इट शो द कॉम्बिनेशन पॉइंट R1 Y1 at which the goods market is in equilibrium। यानी कि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पॉइंट ए जो है ये पैनल डी में है, जो हमें ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि इंटरेस्ट का रेट R1 है तो इनकम का लेवल Y1 है और एट विच इस टाइम पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। सो पैनल ए इज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ आई एस कर्व। तो आई एस कर्व का ए जो है ये पहला पॉइंट है। अगेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल टू R2। इंटरेस्ट का रेट घट कर क्या हो गया R2, इंटरेस्ट का रेट फॉल हो गया। अगर इंटरेस्ट का रेट फॉल हुआ तो इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, जो कॉरस्पॉन्डिंग टू पैनल बी में दिखाई दे रहा है। देखो जो इन्वेस्टमेंट कॉरस्पॉन्डिंग में दिखाई दे रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है।
बोथ इंक्रीज एंड। तो बेटा जी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट का रेट फॉल हो चुका है। तो जब इंटरेस्ट का रेट फॉल हुआ है पैनल बी में, पैनल ए में, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी सेविंग जो हो रही है वो S2 हो जा रही है और इन्वेस्टमेंट I2 हो जा रहा। तो यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ रहा है सेम प्रोपोर्शन में, क्योंकि आपको मालूम है सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही होते हैं। और ये हमें दिखाई दे रहा है बच्चों पैनल बी में, ये हमारी S2 है और ये हमारी I2 है। When इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी आल्सो इंक्रीज होगा, जो हमें दिखाई दे रहा है पैनल सी में। वी गेट Y2 इन पैनल सी। तो हमको पैनल सी में हमको एक नया नेशनल इक्विलिब्रियम मिल गया Y2, और इसी Y2 को हम पॉइंट बी में मिला दिए। तो हम कह सकते हैं कि शायद हमें पैनल बी में पॉइंट बी हमें मिल गया पैनल डी में। देखिए इस तरीका से हमको सेकेंड पॉइंट मिल रहा है बी, और वो पैनल डी में मिल रहा है, जहां पर ये बता रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है तो लेवल ऑफ इनकम Y2 है। एट Y2 जहां पे गुड्स मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में है। तो इस प्रकार मेरे को दो पॉइंट मिल गया बच्चों, ए और बी। अब ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो IS कर्व निकल जाएगा। सो दैट पॉइंट बी इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ द IS कर्व। ठीक है। फाइनली बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी वी गेट द IS कर्व। जब हम पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो हमें IS कर्व मिल जाता है। इट्स शो, आपको तो मालूम है, इट्स शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट और इनकम at which the goods market is in equilibrium. It will be observed that the IS curve is a downward sloping. अब ध्यान से देखो IS कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो हमें ये बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिक्लाइन होने से लेवल ऑफ नेशनल इनकम इंक्रीज होगा 22%। बच्चों इस सबको अच्छे से पूरा नोट कर लीजिए और एक बार इसको देखिए आप।